नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम और दर्दनाक अध्याय पर बात करने जा रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हमारे पास इससे जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और विश्लेषण हैं, जिनकी मदद से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ, उसकी वजह क्या थी और उसके नतीजे क्या निकले। और कैसे इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस माहौल की जो इस घटना से पहले बना, रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया। ये क्या था असल में? देखिए, ये एक्ट 1919 में आया, पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद। अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान भारतीयों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए थे। अच्छा। और ऊपर से ये एक्ट आ गया। सर सिडनी रॉलेट की कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। इसने सरकार को बेहिसाब ताकत दे दी थी। किस तरह की ताकत? मतलब किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार कर लेना, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देना, वो भी अनिश्चित काल के लिए। अरे बाप रे। हाँ, प्रेस पर सख्त कंट्रोल, खास अदालतें बनाना जहां अपील का भी हक नहीं था। एक तरह से जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के सख्त नियम थे, उन्हें परमानेंट बना दिया गया। तो लोगों की आवाज दबाने की पूरी कोशिश थी है। बिल्कुल। बोलने की आजादी, इकट्ठा होने की आजादी, सब खत्म। जाहिर है इसका जबरदस्त विरोध हुआ पूरे देश में। और पंजाब में खास तौर पर? हाँ, पंजाब में इसका असर बहुत ज्यादा था और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 से अहिंसक सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। यह उनका पहला बड़ा देशव्यापी आंदोलन था। और अमृतसर इसका एक बड़ा केंद्र बन गया। जी, अमृतसर में माहौल वैसे ही गर्म था। फिर 9 अप्रैल को वहां के दो बहुत लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अचानक से। हाँ, और उन्हें शहर से कहीं दूर भेज दिया गया। इस खबर से लोग एकदम भड़क गए। 10 अप्रैल को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। थोड़ी हिंसा भी हुई। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने फौरन शहर में मार्शल लॉ लगा दिया। सारी कमान ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दी गई। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। और इसी तनाव के बीच आया वो दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। हाँ, बैसाखी थी, पंजाब का बड़ा त्योहार। शहर में मार्शल लॉ था, सभा करने पर पाबंदी थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो आसपास के गांवों से आए थे, उन्हें शायद इन पाबंदियों का पता नहीं था। वो तो त्योहार मनाने और शायद नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने आए होंगे। बिल्कुल। वो हजारों की तादाद में अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ये एक शांतिपूर्ण सभा थी, रॉलेट एक्ट और गिरफ्तारी के विरोध में। ये बाग कैसा था? वहां की बनावट कैसी थी? ये बाग चारों तरफ से ऊंची ऊंची इमारतों और दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने का मुख्य रास्ता एक था, और वो भी काफी संकरा। कुछ और छोटे रास्ते थे, पर मुख्य वही एक था। और तभी जनरल डायर वहां पहुंच गया। हाँ, शाम का वक्त था। जनरल डायर करीब 90 सैनिकों को लेकर, जिनमें ज्यादातर गोरखा सैनिक थे, वहां पहुंचा। आते ही उसने वो निकलने वाला मुख्य रास्ता बंद करवा दिया। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। बिना किसी चेतावनी के सीधे गोली? जी हाँ, सैनिक लगातार गोलियां चलाते रहे, जब तक कि उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। करीब 10 मिनट तक ये फायरिंग चलती रही। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। लोग कहाँ जाते? बिल्कुल, भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई गोलियों का निशाना बने। बाग के अंदर एक कुआं था। बहुत से लोग जान बचाने के लिए उसमें कूद गए। वही जिसे अब शहीदी कुआं कहते हैं। हाँ, वही। सरकारी आंकड़ों में कहा गया कि 379 लोग मारे गए। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने अपनी एक जांच समिति बनाई थी। हाँ। उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी और घायल होने वाले करीब 1500 लोग थे। इतना बड़ा फर्क। इस हत्याकांड का असर क्या हुआ फिर? क्या अंग्रेजों के रवैये में कोई बदलाव आया? बदलाव? इसने तो भारतीयों का अंग्रेजी राज और उनके न्याय से भरोसा ही उठा दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। जो लोग पहले सोचते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सुधार हो सकता है, उनका भी मोह भंग हो गया। अब पूर्ण स्वराज की मांग और तेज हो गई। हाँ, बिल्कुल। अब ये साफ हो गया था कि आजादी ही एकमात्र रास्ता है। इसी घटना ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन 1920-22 शुरू करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि खिलाफत मुद्दा और स्वराज की मांग भी बड़ी वजहें थीं। और लोगों ने विरोध भी जताया होगा, उपाधियां लौटाना वगैरह। हाँ, गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी।
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उन्होंने वाइसराय को बहुत सख्त चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस क्यों ले लिया था? वो उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को ही वापस ले लिया था, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी और गांधी जी अहिंसा के उसूलों पर अडिग थे। अच्छा, और ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या थी? डायर का क्या हुआ? सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई, हंटर आयोग। उसने 1920 में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में डायर के काम की निंदा तो की गई, उसे गंभीर भूल कहा गया, लेकिन कोई सजा की सिफारिश नहीं हुई। उसे बस पद से हटा दिया गया। बस, कोई सजा नहीं? नहीं। जबकि कांग्रेस ने जो अपनी गैर सरकारी समिति बनाई थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, गांधी जी जैसे लोग थे, उसने डायर के काम को अमानवीय बताया था और मार्शल लॉ को भी गलत ठहराया था। इस घटना ने कुछ लोगों पर बहुत गहरा व्यक्तिगत असर भी डाला। उधम सिंह का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। उधम सिंह उस वक्त वहीं मौजूद थे, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा और बदला लेने का प्रण लिया। और उन्होंने बदला लिया भी? हाँ, 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में उन्होंने माइकल ओडायर को गोली मार दी। माइकल ओडायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और डायर की कार्रवाई के बड़े समर्थक माने जाते थे। फिर उधम सिंह को? उन्हें 1940 में फांसी दे दी गई। एक और नाम है सर शंकरन नायर का। उन्होंने भी विरोध का एक अलग रास्ता चुना। जी, सर चेट्टूर शंकरन नायर। वो उस समय वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, एक बड़े वकील और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने इस हत्याकांड के विरोध में काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ा कदम था उस समय। बिल्कुल। और बाद में उन्होंने एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की, जिसमें उन्होंने ओडायर को इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस पर ओडायर ने उन पर लंदन में मानहानि का मुकदमा कर दिया। अच्छा। हाँ, और ब्रिटिश जूरी ने फैसला ओडायर के हक में दिया, लेकिन सर नायर ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। ये मुकदमा भी ब्रिटिश अन्याय का एक प्रतीक बन गया। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी घटना थी जिसने दमन के खिलाफ उठी आवाज को खून में डुबो दिया, लेकिन उसी खून ने आजादी की लड़ाई में एक नई जान डाल दी। बिल्कुल। इसने दिखाया कि सत्ता का अंधा इस्तेमाल कितना भयानक हो सकता है, लेकिन साथ ही उधम सिंह या शंकरन नायर जैसे लोगों का प्रतिरोध, चाहे वो हिंसक हो या अहिंसक, वो दिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रतिरोध की यही भावना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, असल में बदलाव लाती है, इतिहास पर अपनी छाप छोड़ती है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।